we'll see matrix and determinant. Matrix and determinant. मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये जो चैप्टर है ये आपका क्लास 12 में था। आपको याद होगा क्लास 12 में आपने पढ़ा था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। नाउ डिटर्मिनेंट बाद में आता है, पहले तो मैट्रिक्स आता है, ठीक है ना। पहले मैट्रिक्स को मैट्राइसेस भी कहा जाता है। मैट्रिक्स को मैट्राइसेस भी कहा जाता है। तो मैट्राइसेस भी कहा जाता है, मैट्राइसेस। मैट्रिक्स या फिर मैट्राइसेस बेसिकली रिप्रेजेंटेशन, किसी भी रिप्रेजेंटेशन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ नंबर्स। नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर को, फंक्शन को, या फिर वैल्यूज को। तो बेसिकली कोई भी वैल्यूज को जब रेक्टेंगुलरली रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में, तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन वी यूज दिस सिंबल, ठीक है। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन में, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में वी यूज दिस सिंबल। और दिस सिंबल बेसिकली, इस सिंबल के अंदर में हम लोग जो भी कुछ लिखते हैं, इस सिंबल के अंदर में हम लोग जो भी कुछ लिखते हैं, दैट कंप्लीटली बिलोंग्स टू ए ग्रुप ना, किसी एक ग्रुप से या फिर किसी एक पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन से लिखा जाता है। कि अगर हमने इस रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन का बीच में कोई नंबर लिख दिया, जैसे 2 लिख दिया ना, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 9 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया। इन दैट केस जब भी कोई भी रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में तो बार कुछ पूछना है क्या? अब स्क्रीन पे कुछ कर रहा है तो बार। तो सर ये क्या है ना, ये जो नंबर के बाद सर? नंबर फंक्शंस, दिस वन इज फंक्शन वैल्यूज। एक्चुअली मेन क्या है कि ये जो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन का अंदर में जब भी बहुत सारा नंबर्स को लिखा जाए, इस टाइप से नंबर्स को लिखे ना, या फिर फंक्शन लिखे, जैसे यहाँ पे मैं साइन एक्स, कॉस एक्स, इस टाइप का भी लिखा हो सकता था। तो बेसिकली कोई भी नंबर जब लिखा जाता है तो इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ना मैट्रिक्स में हमें ध्यान में ये रखना है कि जब भी मैट्रिक्स लिखा जाता है उसमें कुछ रोज होते हैं, जैसे ये दिस वन, ये क्या है आपका रो 1 ना, इसको रो 1 कहते हैं। ये जो हमने क्या लिखा 1, ये जो दिस वन इज रो 2, दिस वन इज रो 2, दिस वन इज रो 3, रो 3। इन इसको अगर देखा जाए, इन तीनों को अगर देखा जाए, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 1। इन तीनों को अगर देखा जाए, दिस इज कॉलम 2, दिस वन इज कॉलम 2। इन तीनों को अगर देखा जाए, दिस वन इज कॉलम 3। तो बेसिकली मैट्रिक्स में जब भी रिप्रेजेंटेशन रेक्टेंगुलर फॉर्म में ना, रिप्रेजेंटेशन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, कुछ वैल्यूज हो सकते हैं, बेसिकली कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। लेकिन जब रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाए तो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारे रोज होंगे ना, बहुत सारे कॉलम्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे रोज होंगे, बहुत सारे कॉलम्स होंगे। तो इस टाइप का रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इस टाइप का रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में जब भी कोई भी वैल्यूज को, कोई भी नंबर्स को लिखा जाता है तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का डेफिनेशन नहीं चाहिए, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि मैट्रिक्स है क्या ना, मैट्रिक्स क्या है वो आप लोग को समझना जरूरी है। तो ये जो हमने अभी बताया, दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक सेकंड, एक फोन।
ना रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन जब भी आप कोई भी नंबर्स का या फिर फंक्शन का करते हैं तो ये जो सिंबल है दिस सिंबल स्टैंड फॉर मैट्रिक्सेस। अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखता हूँ जैसे 2 7 8 ना 3 9 1 ना 2 7 6 नाउ इसमें कुछ रोज होंगे जो अभी अभी हमने दिखाया कि रो 1 रो 2 रो 3, इसको शॉर्टकट में कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस वन कैन बी रिटन एज रो 1, दिस वन इज कैन बी रिटन एज रो 2 एंड दिस वन कैन बी रिटन एज रो 3, this one can be written as row 3. Next, this one is column 1, this one is column 1, this one is column 2, this one is column 3. तो मैट्रिक्स में एक नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले तो आपको ये समझना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कुछ ऐसे लिखा जाता है m into n। m stands for number of rows, m stands for number of rows and n stands for number of columns। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि ये जो मैट्रिक्स हमने लिया एग्जांपल में, ये जो मैट्रिक्स हमने लिया उसमें आप देख पाएंगे देयर आर 3 रोज एंड देयर आर 3 कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 3 into 3। 3 into 3 किस लिए? बिकॉज m नंबर ऑफ रोज इज 3, नंबर ऑफ कॉलम इज 3। पहले रो को लिखते हैं, सेकंड में कॉलम को लिखते हैं, पहले रो को लिखते हैं, सेकंड में कॉलम को लिखते हैं। ठीक है, पहले रो को लिखते हैं, सेकंड में कॉलम को लिखते हैं। और जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे डिसाइड होता है? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना, इसमें जो इसके बाद ऑर्डर के बाद जो आपको एक चीज ऑर्डर जितने हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोज एंड कॉलम विल बी कॉल्ड एज ऑर्डर। दैट इज 3 into, अगर यहाँ पे 4 रो होते और 3 कॉलम होते तो हम लोग क्या लिखते? 4 into 3। ठीक है, तो इन ऑर्डर रो और कॉलम से आपको एक चीज और मालूम चलता है कि जो इंडिविजुअली ना, इंडिविजुअली हर एक को क्या क्या नाम से कहते हैं? एलिमेंट। इंडिविजुअली हर एक को कहते हैं एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन a matrix number of element in a matrix is given by number of row multiplied by number of column, number of row multiplied by number of column। जैसे कि ये जो मैट्रिक्स हमने अभी भी लिखा इसमें आप देख पाएंगे देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे 3 into 3 कितना बनेगा? 9, 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स। तो आप क्लियरली देख भी पाएंगे ना, 9 एलिमेंट्स। यहाँ पे हाउ मेनी एलिमेंट्स है? 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये तो हो गया 9 एलिमेंट्स। लेकिन इन एलिमेंट्स का ना जैसे हर किसी का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। ठीक वैसे ही जब चीज़ों को मैट्रिक्स में लिखा जाता है, मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का एक एक क्या होता है? एड्रेस होता है। एड्रेस ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ पे है। अभी अगर इस एड्रेस का कॉन्सेप्ट को आपको ठीक से समझाना चाहूँ तो मैं और एक न्यू पेज ले लेगा, वहाँ पे फिर वापस मैट्रिक्स को लिखेगा मैं। हमने क्या लिखा था? 2 7 8 and 2 7 8, then this one is 391 276, 391 276, 391 276. This one is row 1, this one is row 2, this one is row 3, this one is column 1, this one is column 2, this one is column 3। आप अगर देखें ना, ये जो एलिमेंट है, मैं इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट का आपको दिखा रहा हूँ। ये जो एलिमेंट है ये किस रो में है? अगर मैं बोलूँ इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है, फिर इस एलिमेंट का प्लेस कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? एलिमेंट कहाँ पे है? आप अगर राइट साइड में देखें तो आपको रो 1 दिखेगा, आप अगर नीचे की तरफ देखें तो आपको कॉलम 1 दिखेगा। तो इस एलिमेंट को A11 भी लिखा जाता है। इन शॉर्ट आप देखिए, अगर मैं जनरलाइज करके बताऊं तो पहला एलिमेंट को A11 किस लिए कहा जाता है? कि बिकॉज दिस इज बिलोंग टू रो 1, दिस इज बिलोंग टू कॉलम 1। सेकेंड एलिमेंट A12, थर्ड एलिमेंट A13। नाउ ये एलिमेंट A12 कैसे आया बोलने से? एलिमेंट को जब भी लिखा जाता है, एलिमेंट को जब भी लिखा जाता है, जैसे जैसे ऑर्डर में, जैसे कि ऑर्डर में पहले रो को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ऑर्डर लिखा 3 into 3 लिखेंगे
पहले किसको लिखते हैं, ये पहला वाला होता है रो का, सेकंड वाला होता है कॉलम का, है कि नहीं। पहला वाला रो का, सेकंड वाला क्या होता है, कॉलम का। ट्रिगोनोमेट्री का ये वाला भी डिस्कस करेगा, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का ये वाला भी डिस्कस करेगा। ट्रिगोनोमेट्री बहुत दिन से कर रहा है बोल के मैं सोचा आज कुछ नया पढ़ा दे, ठीक है। वो टेंशन मत लीजिए, उसको भी मैं करा देगा। जो ट्रिगोनोमेट्री का डी मॉर्गन थ्योरम है ना, जियोग्राफ सीरीज वो सब डिस्कस करेगा, ठीक है। बहुत दिनों से ट्रिगोनोमेट्री चल रहा था बोल के मैं सोचा आज कुछ नया पढ़ा दे, इसमें वापस आएंगे हम लोग, क्योंकि सिलेबस अभी भी बाकी है ना बहुत कुछ। अभी अगर इस एलिमेंट का देखें, ये आपका कहाँ पे है, रो वन पे है, ये रो वन पे है और कॉलम टू में है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, A12। ये अगर आप एट वाला देखें ना, एट को देखें, एट एट आप देखेंगे पहला रो में है, थर्ड कॉलम में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A13। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिखा कि यहाँ पे जो एलिमेंट होता है, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3, यहाँ पे जो एलिमेंट होता है इसको 2 1 लिखते हैं, यहाँ पे जो होता है इसको 2 2 लिखते हैं। 2 2 किस लिए लिखते हैं, बिकॉज इट बिलोंग्स टू, अगर आप देखें कि यहाँ पे 2 2 लिखते हैं, यहाँ पे जो, और ये 2 3 लिखते हैं, क्योंकि ये जो तीनों एलिमेंट है, ये जो तीनों एलिमेंट है, ये जो तीनों एलिमेंट है, दे बिलोंग टू सेकेंड रो, इसलिए आप शुरू में 2 देख पाएंगे हर किसी में। और कौन सा कॉलम में, कॉलम को पीछे लिखते हैं हमेशा, पहले रो को लिखते हैं, पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं, एलिमेंट के लिए भी ऑर्डर के लिए भी, ये आपको समझना है, पहले रो फिर कॉलम, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट कौन सा है, अभी अगर इस एलिमेंट का पोजीशन आप, इस एलिमेंट का पोजीशन आप बताए तो ये एलिमेंट किस पोजीशन पे है, सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका A21, ठीक है। ये सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम में है, तो ये इसका एलिमेंट का प्लेस क्या हो जाएगा, A22, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा आपका। और थर्ड रो में ये कौन सा एलिमेंट है, A23। 23 कैसे, 23 कैसे बोलने से, बिकॉज इट बिलोंग टू द सेकेंड रो एंड इट इज बिलोंग टू द थर्ड कॉलम। नहीं, जो लास्ट रो में है ये कौन सा एलिमेंट है, ये आप देख पाएंगे कि थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो इसको क्या लिखेंगे, A31। देन ये कौन सा एलिमेंट है, ये थर्ड रो में है, सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो में है, सेकेंड कॉलम में, तो इट इज A32। दिस वन इज बिलोंग टू थर्ड रो, थर्ड कॉलम, दिस वन इज A33, A33, A33। तो बेसिकली थर्ड रो 3 1 3 2 3 3, ठीक है ना, 3 1 3 2 3 3। तो these are the part we should know कि एलिमेंट, एवरी एलिमेंट का या फिर हर एक एलिमेंट का जो प्लेस होता है, हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअली एक एक प्लेस होता है मैट्रिक्स में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि आपको अगर मैं एक मैट्रिक्स ऐसे लिख के दूँ, तो इसका अगर आपको ऑर्डर बताना हो, जैसे कि अगर मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बताइए तो, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, कितने रो है और कितने कॉलम है, बताइए तो, हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी कॉलम्स, what should be the order of this matrix? Hmm? Yes, 2 into 4. 2 cross 4. Yes, 2 cross 4. Now यहाँ पे अगर randomly मैं आपको ये 7 का, randomly अगर मैं इस 7 का आपका पोजीशन पूछ लूँ, तो ये 7 का पोजीशन क्या बताएंगे आप फिर, 7 का पोजीशन क्या बताएंगे फिर आप, 7 किस किस रो में है, सेकेंड रो में है, किस कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तो 7 का पोजीशन क्या है, ए सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। तो किसी भी एलिमेंट का इस तरीके से पोजीशन आपको पूछ सकता है ना। यहाँ पे अगर आप देखें मैट्रिक्स का बेसिक कुछ टाइप्स है, बेसिक टाइप्स जो आपको मालूम होने चाहिए अबाउट मैट्रिक्स। सबसे पहले बात किया जाए रो मैट्रिक्स, यहाँ पे अभी 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 किसके बारे में बात होगा, टाइप्स के बारे में, ठीक है, अभी टाइप्स के बारे में बात होगा। विल डिस्कस नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नाउ सबसे पहला जो टाइप है दैट इज रो मैट्रिक्स। सबसे पहला जो टाइप है वो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहते हैं ऐसा कोई मैट्रिक्स इसमें एक ही रो है, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है 1 into n। आप ऐसे मान लीजिए कि एक ही रो है, आप इसमें कितना भी एलिमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। देयर इज ओनली वन रो, देयर इज ओनली वन रो, एक रो हैविंग, या फिर आप ऐसे समझें रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, हैविंग
हैविंग वन रो, हैविंग वन रो, ठीक है। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें एक ही रो होगा। सिमिलरली बात किया जाए कॉलम मैट्रिक्स के, सिमिलरली बात किया जाए कॉलम मैट्रिक्स के, कॉलम मैट्रिक्स के, कॉलम मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? हैविंग वन कॉलम, एक ही कॉलम होने, हैविंग वन रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स, हैविंग वन कॉलम इट इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। आप ऐसे मान लीजिए कि एक ही कॉलम है, यहाँ पे आप कितना भी नंबर लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कितना भी नंबर लिख सकते हैं, तो इसको इसको इन जनरल n इंटू वन कहा जाता है कि एक कॉलम होगा। n इंटू वन का मतलब है कि यहाँ पे आप कितने भी नंबर्स लिखते रहे, एक कॉलम में कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं, इसलिए रो कितने हैं वो फिक्स नहीं है, लेकिन एक कॉलम है तो n का वैल्यू वन है, मतलब कॉलम का वैल्यू वन है या फिर रो का वैल्यू क्या है? वन है। एक रो होने से रो मैट्रिक्स, एक कॉलम होने से कॉलम मैट्रिक्स, ऐसे ध्यान में रखना है। एक रो होने से रो मैट्रिक्स, एक कॉलम होने से कॉलम मैट्रिक्स। तो जब रो मैट्रिक्स कहा जाए तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जब कॉलम मैट्रिक्स कहा जाए तब रो कितने भी हो सकते हैं, उसमें पाबंदी नहीं है, ठीक है ना, उसमें पाबंदी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए स्क्वायर मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स में m इक्वल टू n, m स्टैंड्स फॉर रो, n स्टैंड्स फॉर कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम होता है देन इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए अभी अगर 1 2 3 ना 4 5 6 7 8 9, इसमें अगर आप देखेंगे देयर आर थ्री रोज, देयर आर थ्री रोज ना एंड देयर आर थ्री कॉलम्स, देयर आर थ्री कॉलम्स। तो इस टाइप के सिचुएशन में अगर नंबर ऑफ रो, जैसे कि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर अगर आप देखें तो ऑर्डर कितना है? थ्री रोज थ्री कॉलम। तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि जो रो है और जो कॉलम है ना, जो रो है नंबर ऑफ रो थ्री, नंबर ऑफ कॉलम इज ऑल्सो थ्री। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम होता है किसी मैट्रिक्स में देन दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर है इसके बाद है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होता है कि डायगोनल का एलिमेंट के अलावा एक एक जब रेक्टेंगल कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं, डायगोनल कहते हैं ना। डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी हो, बाकी एलिमेंट अगर जीरो है, डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब कहते हैं? जब एलिमेंट other than diagonal or other than diagonal is zero। तो आप क्लियरली देख पाएंगे इसको डायगोनल कहते हैं ना, इसको, इस रेक्टेंगल में इसको क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। तो इस डायगोनल में जो एलिमेंट होगा वो तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बाकी एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तब इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नाम में अभी जो एक होता है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर और डायगोनल का बीच में बहुत गहरा कनेक्शन है। देखिए अगर मैं मैट्रिक्स को कुछ ऐसे लिखूं और बाकी को जीरो लिख दूं, इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ना स्केलर मैट्रिक्स में ना स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है? देखिए स्केलर मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए ना। सेम होने से स्केलर मैट्रिक्स, सेम नहीं होने से डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज द डिफरेंस। सेम होने से स्केलर मैट्रिक्स ना, सेम होने से स्केलर मैट्रिक्स, सेम नहीं होने से डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो बाकी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसी तरीके से स्केलर मैट्रिक्स भी कहाँ से बनेगा?
स्क्वायर मैट्रिक्स से बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही आपको स्केलर मैट्रिक्स भी बनता हुआ दिखेगा, बट द कंडीशन इज कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम होगा ना। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, डायगोनल तो दोनों होते हैं, इस तरफ भी तो डायगोनल होता है, लेकिन दोनों डायगोनल को कंसीडर नहीं करते, एक ही डायगोनल को कंसीडर करते हैं, ये वाला डायगोनल को कंसीडर, ठीक है, ये वाला डायगोनल को कंसीडर करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट कहते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, जो अभी स्केलर मैट्रिक्स हमने बताया ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब कहते हैं, जब डायगोनल एलिमेंट, जब डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होता है, वन होता है। यूनिट आइडेंटिटी मतलब वन, ठीक है ना, आइडेंटिटी मतलब वन होता है ना, डायगोनल एलिमेंट वन है और अदर एलिमेंट जीरो है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूँ यहाँ पे वन ना, यहाँ पे वन डायगोनल का, यहाँ पे वन, ठीक है, ये तीनों डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट वन वन और बाकी एलिमेंट जीरो, बाकी एलिमेंट जीरो, बाकी एलिमेंट जीरो। इस टाइप का जब एक ही डायगोनल में वन लिखा हुआ हो ना, वन के अलावा दूसरा कोई होने से ना, यहाँ पे आप इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसको बता दूं, स्केलर मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया कि सेम सेम होना है, तो वन वन होने से इसको स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, क्या ना, देखिए वन होने से उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वन के अलावा बाकी कोई भी अगर डायगोनल में सेम सेम हुआ, वन के अलावा बाकी कोई अगर डायगोनल में सेम सेम हुआ तो उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन वन होने से उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। कुछ दिक्कत है क्या यहाँ पे टाइप को समझने में, ठीक है, ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए फिर। जी सर। फिर देखिए एक आता है कि आपको ना कभी कभार जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है ना, आपको कुछ इस टाइप से लिखा होगा, एक एक टाइप ऑफ एग्जांपल है, जैसे ए आई जे लिखे, आपको ऐसा लिख देगा कि आई प्लस जे स्क्वायर, मतलब ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सपोज आपको ऐसा लिखा होगा कि 2x2 मैट्रिक्स या फिर 3x3 मैट्रिक्स, कुछ भी हो सकता है। मैं 2x2 का एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, और ये क्या है, इस कंडीशन के मुताबिक आपको मैट्रिक्स ढूंढना है ना। ये कंडीशन क्या है, आई पहले लिखा हुआ है, आई स्टैंड्स फॉर रो ना, आई स्टैंड्स फॉर रो, जे स्टैंड्स फॉर कॉलम, जे स्टैंड्स फॉर कॉलम ना। जब आप एक 2x2 मैट्रिक्स के बारे में बात करें, 2x2 मैट्रिक्स में चार एलिमेंट होते हैं, चार एलिमेंट क्या क्या होते हैं, A11, A12 बिकॉज दिस इज रो वन, and A21 and A22. This one is row 2. No, this one is row 2. And this one is C1, this one is C2. तो बेसिकली जो जनरल फॉर्म होता है, जो जनरल फॉर्म होता है कोई भी एक एलिमेंट का, उसमें हर एक एलिमेंट के साथ एक रो और एक कॉलम छुपा हुआ होता है। जैसे कि आप A11 का बात करें तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि आई का वैल्यू कितना है, वन, और आई का वैल्यू वन, और जे का भी वैल्यू हाउ मच, वन। तो यहाँ पे जो कंडीशन लिखा हुआ है ना, इस कंडीशन में एवरी एलिमेंट का आई और जे अलग अलग होगा। एवरी एलिमेंट का, जैसे आप क्लियरली देख पाएंगे, एवरी एलिमेंट का आई और जे क्या है, अलग अलग है। तो उसको रेस्पेक्टिवली एलिमेंट के मुताबिक आई और जे का वैल्यू इस कंडीशन में पुट करना है और आपको एलिमेंट को निकालना है। फॉर एग्जांपल A11, ये पहला एलिमेंट क्या बनेगा, पहला एलिमेंट के लिए आप देख पाएंगे कंडीशन क्या है, आई प्लस जे होल स्क्वायर, तो आई का वैल्यू वन, जे का वैल्यू भी वन होल स्क्वायर, इट इज टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर, राइट। तो सिमिलरली अगर A12 को देखा जाए, A12 को, तो इसका मतलब आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू है वन ना, और जे का वैल्यू कितना है आपका टू। तो अगर आई और जे का वैल्यू तो क्या बनेगा, वन प्लस टू स्क्वायर, दैट इज थ्री स्क्वायर हाउ मच, नाइन। देन A21, S21 आई का वैल्यू कितना, टू ना, आई का वैल्यू टू, एंड जे का वैल्यू कितना, वन। तो इसको भी अगर पुट करेंगे आप, टू प्लस वन स्क्वायर दैट इज नाइन। देन A22 ना, आई का वैल्यू कितना, टू, और जे का वैल्यू कितना, टू। दोनों को आप पुट करेंगे तो टू प्लस टू स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर, फोर 16। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स जिसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है, वो मैट्रिक्स कौन सा है, 4 9 9 16। तो इस तरीके से आप कोई भी कंडीशन अगर आपको दिया हुआ होता है, कोई भी कंडीशन अगर आपको दिया हुआ होता है, उस कंडीशन के मुताबिक
उस कंडीशन के मुताबिक आप मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, just by putting the values of I and j, because for every element the values of I and j keep on changing, the values of I and j is keep on changing. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ना, ये मैंने सिर्फ आपको 2 by 2 का एग्जांपल बताया। ये जो कंडीशन वाला, ये जो कंडीशन वाला पार्ट है ना, ये जो कंडीशन वाला पार्ट है, ये कंडीशन वाला पार्ट आपको 3 by 3 के लिए भी हो सकता है। आपको ऐसे भी लिखा, सपोज आई जे आपको दे दिया कि आई बाय जे स्क्वायर ना, आई बाय जे स्क्वायर ना, आपको बोला कि 3 by 3 मैट्रिक्स बना के दिखाइए। तो बेसिकली इसका सिंपल सा बेसिक क्या है कि 3 by 3 आपको अगर मैट्रिक्स बोला है तो हर एक एलिमेंट को इनिशियली आपको लिख लेना होगा कि A12 A13 ना, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम हो गए। ये कौन सा एलिमेंट होगा, A21 A22 ना, A23 देन A31 A32 A33 ना। इस तरीके से तीन कोई भी ऑर्डर किया है, क्योंकि 3 into 3 आपको क्वेश्चन में मेंशन किया ना। तो अगर इस कंडीशन के मुताबिक आप मैट्रिक्स को निकालना चाहे तो हर एक एलिमेंट के लिए आपको आई का और जे का, जैसे कि आप बात करें ये एलिमेंट कौन सा होगा, A11 क्या होगा, तो कंडीशन क्या है, आई बाई जे स्क्वायर ना। आई कितना है, 1 ना, आई इज 1, जे इज 1, 1 का स्क्वायर तो 1/1 दैट इज 1 बेसिकली। अगर आप पूछे कि A12 क्या होगा, तो अगेन 1 2 आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, तो 1/2 स्क्वायर दैट इज 1/4 ना, 1/4। आप बात करें 1A13 क्या होगा, 1/3 स्क्वायर 1/9। तो इस तरीके से बेसिकली मैं पूरा नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल पाएंगे ना। कोई भी अगर कंडीशन आपको दिया हुआ है और मैट्रिक्स को निकालने के लिए बोले, इट में भी 3 by 3, इट में भी 2 by 2, इट में भी 2 by 3, इट में भी 4 by 3 होने को कुछ भी ऑर्डर के लिए आपको पूछ सकता है। मेन लॉजिक तो मैं आपको बताया कि जो इंडिविजुअल आई और जे का जो वैल्यू है, इंडिविजुअल जो आई और जे का वैल्यू है हर एक एलिमेंट के लिए, उसका आई और जे का वैल्यू रेस्पेक्टिव कंडीशन में, रेस्पेक्टिव जो भी आपको क्वेश्चन में कंडीशन बोला है उस कंडीशन में आपको पुट करना है। और पुट करने के बाद आपको जो भी यू कैन से जो भी आपको वैल्यू या फिर आंसर मिलता है आई और जे का वैल्यू पुट करने की, तो दैट इज द रेस्पेक्टिव पोजीशन। जैसे कि A12 क्या मिला आपको, 1/4। दैट मीन्स ये जो A12 है, ये जो A12 है, इसका वैल्यू कितना है आपका, 1/4। ठीक है ना, इसका वैल्यू कितना है, 1/, जैसे A13 कितना मिला, 1/9। दैट मीन्स ये जो A13 है इसका वैल्यू कितना है, 1/9। दिस इज द लॉजिक नीड टू बी अप्लाई। इस तरीके से हर एक को निकालना है, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल 2/2 के लिए दिखाया, तो ठीक वैसे ही आपको हर एक एलिमेंट को यहाँ पे लिखना है, हर एक एलिमेंट को इस तरीके से निकालना है। और रेस्पेक्टिव मैट्रिक्स का जो यू कैन से डेमो है, ये तो डेमो मैट्रिक्स है ना, इसमें इंडिविजुअली हर एक ऑप्शन को आपको पुट करना है। और पुट करने के बाद जो रेस्पेक्टिव आपको मैट्रिक्स चाहिए होता है वो मैट्रिक्स आपको मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। कहीं पे भी ठीक है दिक्कत, कहीं पे भी दिक्कत होने से तुरंत पूछ लीजिए ना। फिर होता है, एक होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल इक्वल कब होता है, उसका दो चीजें आपको देखना है। इक्वल होने के लिए दो चीजें सेटिस्फाई होना, एक तो है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा है करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि पहला मैट्रिक्स का A11 सेकेंड मैट्रिक्स का A11 के साथ इक्वल होना चाहिए, पहला मैट्रिक्स का A12 सेकेंड मैट्रिक्स का A12 के साथ इक्वल होना चाहिए, पहला मैट्रिक्स का A13 सेकेंड मैट्रिक्स का A13 के साथ इक्वल होना चाहिए, 2 1 के साथ 2 1 इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप देखते हैं, पहला वैल्यू इसका पहला वैल्यू के साथ इक्वल होगा। अगर आप देखें कि इसका सेकंड वैल्यू इधर का सेकंड वैल्यू के साथ इक्वल होना चाहिए, इसका थर्ड वैल्यू इसका थर्ड वैल्यू के साथ इक्वल होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा।
एंड वाइस वर्सा, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर भी तो सेम होगा, ऑर्डर भी तो सेम होगा। कहने का मतलब अगर मैं आपको ऐसे ऐसे एक मैट्रिक्स लिख के दूं कि 1 2 3 4 और इस तरफ में लिख दिया इक्वल साइन देके x y z w, तो इसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि ये जो 1 है ये पहला एलिमेंट और ये पहला एलिमेंट, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है। तो इसका मतलब ये बनता है कि x का वैल्यू कितना है 1 डायरेक्टली, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए ना। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 2 है, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट y है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि y का वैल्यू कितना है 2 है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे z है, तो इसका मतलब z का वैल्यू क्या है 3 है। ठीक वैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे w है, इसका मतलब 4 का वैल्यू w है, w का वैल्यू 4 है। तो बेसिकली इस तरीके से ना काफी बार आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ होगा और इस तरीके से कोई ना कोई वेरिएबल होगा, इस तरीके से कोई ना कोई वेरिएबल होगा। अगर मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया y6 माइनस 1 ना, यहाँ पे 3y ना, यहाँ पे 4z, यहाँ पे 5w, और इसको मैंने इक्वल इक्वल लिख दिया, यहाँ पे 9 लिख दिया ना, यहाँ पे 15 लिख दिया, यहाँ पे 16 लिख दिया, यहाँ पे 25 लिख दिया। और हमने आपको पूछ लिया कि x का, y का, z का और w का वैल्यू क्या होगा ना। अभी जो इसका ऊपर हमने एग्जांपल लिया, ये तो सिंपल वाला लिया, डायरेक्ट डायरेक्ट नंबर लिया, लेकिन इस टाइप का भी मिलेगा आपको, जिसमें से रूल सेम है कि ट्वाइस एक्स माइनस 1 ना, पहला एलिमेंट किसके बराबर 9 के बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, -1 इस तरफ, तो 2x इक्वल टू हाउ मच 9 प्लस 1, दैट इज 2x इक्वल टू हाउ मच 10, x इक्वल टू हाउ मच 5। इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है पहला एलिमेंट को पहले के साथ। अगर सेकेंड एलिमेंट को देखें तो यहाँ पे 3y, यहाँ पे 15, इसका मतलब 3y इक्वल टू 15 ना, तो y इक्वल टू हाउ मच 15 बाई 3, 15 बाई 3 हाउ मच 5 ना, 15 बाई 3 इज हाउ मच 5। इसी तरीके से आप थर्ड वाला अगर देखें ना, 4z इक्वल टू 16, तो z इक्वल टू हाउ मच 16 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज हाउ मच 4 ना। फिर अगर आप w को देखें तो 5w इक्वल हाउ मच 25, तो w इक्वल 25 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज हाउ मच 5। तो इस तरीके से कभी भी कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आपको इक्वल दिया हुआ होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल के साथ काफी बार आपको क्या निकालने के लिए बोला जाता है कि कोई वैल्यू अननोन होगा, उन कोई भी वैल्यू अननोन होगा, उस वैल्यूज को आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। तो बेसिकली वी शुड नो कि व्हाट इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इक्वल, इन शॉर्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। ऐसा नहीं कि कोई एक एलिमेंट यहाँ पे अगर मान लेते यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर अगर आपको पूछा जाए क्या ये इक्वल होगा, नो इट इज नॉट इक्वल। तो ये आपका खास ध्यान रखना है, इक्वल होने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए ना। इस इक्वल मैट्रिक्स या फिर ऑर्डर, क्योंकि इक्वल होने के लिए आपको ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, भी आपको ध्यान रखना है, इक्वल होने के लिए ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। नाउ बात किया जाए कि कोई भी दो मैट्रिक्स को एडिशन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, इन दोनों को समझते हैं अभी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मेन जो रूल आपको याद रखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने से ही मैट्रिक्स का तब आप एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ऑर्डर सेम नहीं होने से आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स दीजिए, सपोज 2 3 4 5, सपोज प्लस करना है, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, मतलब 2 रो 2 कॉलम। तो आप इस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ प्लस कर सकते हैं जिसका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम नहीं होने से आप मैट्रिक्स को प्लस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे ले लिया 5 6 7 8, तो जब भी प्लस करते हैं या फिर अगर यहाँ पे प्लस की जगह में माइनस भी होता, प्लस की जगह में अगर माइनस भी होता, तो इन दैट केस मेन बात क्या है कि प्लस कौन होता है, इज ऑल अबाउट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हमने अब क्या बताया कि इसका पहला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में प्लस माइनस होता है, आपस में प्लस और माइनस होते हैं। क्या मतलब, ये जो 2 है, ये 2 पहला एलिमेंट मतलब A11 ना, ये 5 A11, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो 2 प्लस 5 प्लस होगा, 2 और 5 प्लस होगा। सेकेंड में 3, यहाँ पे सेकेंड में 6, तो यहाँ पे 3 प्लस 6 प्लस होगा।
यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, तो 4 और 7 प्लस होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, तो 5 प्लस 8 प्लस होगा, ठीक है, 5 प्लस 8 प्लस होगा, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, 2 प्लस 5 हाउ मच 7, 3 प्लस 6 हाउ मच 9, 4 प्लस 7 हाउ मच 11, 5 प्लस 8 हाउ मच 13 ना। दिस इज बेसिकली एडिशन। अगर इसको ए मैट्रिक्स मानते, इसको अगर बी मैट्रिक्स मानते तो दिस इज बेसिकली ए प्लस बी, ठीक है, दिस इज बेसिकली ए प्लस बी। तो एडिशन के लिए, या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए, अगर आप यहाँ पे प्लस की जगह में माइनस भी होता, अगर आपको यहाँ पे प्लस की जगह में माइनस भी होता, चलिए ये इसको शेयरिंग को एक बार खत्म करके फिर से, तो प्लस समझ में आया कि नहीं बताइए, प्लस समझ में आया? हाँ, हेलो, हाँ बताइए, प्लस ठीक है? समझ में आया सर ये क्लास को। और एक तो एग्जांपल दिखा देगा? चलिए प्लस का और एक तो एग्जांपल देखते हैं, प्लस का और एक तो एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं दो मैट्रिक्स है अगेन, तो 2 3 5 7 8 1, और दूसरा मैट्रिक्स है, सपोज इस बार प्लस के लिए नहीं माइनस के लिए देखते हैं, चलिए माइनस के लिए देखते हैं, सपोज यहाँ पे माइनस है 1 2 3 4 5 6। आप सबसे पहले तो ये नोटिस करें, ये माइनस तभी हो पाएगा, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है आपका, देयर आर 2 into 3 है कि नहीं बताइए, दो रो तीन कॉलम ना, दिस आर द रो एंड दिस आर द कॉलम्स, दो रो तीन कॉलम, इसमें भी देयर आर 2 रोज एंड तीन कॉलम, तो इसका भी ऑर्डर क्या है 2 into 3। पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है, और बीच में क्या है माइनस है, तो होता क्या है, जब भी माइनस या फिर प्लस करना हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही प्लस माइनस हो सकते हैं। ये कौन सा एलिमेंट है, ए वन वन, ये कौन सा एलिमेंट है, ए वन वन, पहला रो पहला कॉलम। तो सिस्टमेटिक वे में प्लस माइनस होता है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी किसी के साथ प्लस या फिर माइनस हो सकता है। रैंडमली जो पहला एलिमेंट है वो पहले के साथ प्लस या फिर माइनस होगा, जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड के साथ प्लस या फिर माइनस होगा, जो थर्ड, जो पहले है वो पहले लिखना है, ठीक है ना, जो पहले है वो पहले लिखना है, इधर प्लस हो या फिर माइनस हो। मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो डिस्कस करेंगे, उसके पहले प्लस माइनस को श्योर होना है। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो 7 माइनस 4, 8 है, 5 है, 8 माइनस 5, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, 1 माइनस 6, तो क्या बन जाएगा फिर, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, 8 माइनस 5 3, 1 माइनस 6 माइनस 5। तो मैट्रिक्स में और ऑर्डर में लास्ट में भी सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि प्लस करने से या फिर माइनस करने से ऑर्डर चेंज होगा, जो ऑर्डर पहले था वही ऑर्डर अभी भी रहेगा। तो बेसिकली प्लस और माइनस के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए ना, प्लस और माइनस के लिए ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा, इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस या फिर माइनस कर सकते हैं, ठीक है, अभी क्लियर है प्लस माइनस? जी सर क्लियर है अभी। ठीक है, चलिए अभी ना एक चीज और देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, 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 ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब होता है चेंजिंग, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम, रोज इनटू कॉलम एंड वाइस वर्सा,
क्या मतलब है इसका? मान लेते हैं एक मैट्रिक्स, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This one is row 1, this one is row 2, this one is row 3, this one is column 1, this one is column 2, this one is column 3. Now ट्रांसपोज कब कहते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड वाइस वर्सा. ये जो पहला रो है ना, ये जो पहला रो है ना, इसको आप अगर फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, ठीक है ना. अभी इस मैट्रिक्स को अगर मैं ए लिखता हूँ, ट्रांसपोज को ए टी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ये ऊपर टी, कभी कभी इसको डैश भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से डैश भी रिप्रेजेंट करते हैं. डैश का मतलब भी ट्रांसपोज होता है, टी मतलब भी ट्रांसपोज होता है. ट्रांसपोज बेसिकली चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब क्या है मैं फिर से बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए, जो पहला रो है इसको हमने पहला कॉलम में लिख दिया. ये जो सेकेंड रो है इसको आप सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए. ये जो थर्ड रो है ये आप थर्ड कॉलम में लिख दीजिए. बन गया ट्रांसपोज ना. ये वाइस वर्सा का मतलब आप ये समझिए. अभी अगर कॉलम का हिसाब से आप देखें, आप अगर कॉलम का हिसाब से देखें, ये क्या है? पहला कॉलम है ना, दिस इज द फर्स्ट कॉलम 1 4 7. आप यहाँ पे पहला रो पे देख पाएंगे, दिस इज 1 4 7. तो बेसिकली जब आप चेंज करते हैं ना, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो कॉलम भी रो में चेंज हो जाता है. ये पहला कॉलम था, आप क्लियरली देख पाएंगे ये पहला रो बन गया. ये सेकेंड कॉलम था 2 5 8, ये सेकेंड कॉलम बन गया. ये 3 6 9, ये थर्ड कॉलम बन गया. बेसिकली जब रो रो कॉलम बन जाए, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया जाए, then it is called as transpose of a matrix. Then it is called as transpose of a matrix. Like, for example, और एक क्वेश्चन देखते हैं. 1 5 9 2 6 1 3 9 7. अगर ये एक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे आप? ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे? 1 5, ये जो पहला रो है, द फर्स्ट रो विल कन्वर्टेड टू फर्स्ट कॉलम. नो, फर्स्ट रो converted to first column. This one second row converted to second column, and the third row converted to third column. And like this conversion is called as changing the rows into column is called as transpose of a matrix. ठीक है, transpose of a matrix. ठीक है. देखिए, ट्रांसपोज टॉपिक के बेसिस पे दो डेफिनेशन और आपको जानने होंगे. दैट इज कॉल्ड एज स्क्यू एंड, एक्चुअली इसका पूरा नाम अगर मैं लिखूं तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी भी है, उस प्रॉपर्टी पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन ट्रांसपोज जब हम लोग इंटरचेंज करते हैं रोज एंड कॉलम को, तो हमें दो नया टाइप का मैट्रिक्स देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इन दोनों का मीनिंग क्या है? अगर मैं डायरेक्टली आपको एक लाइन में इसका मीनिंग बताऊं, तो आप सिमेट्रिक को कुछ इस तरीके से समझ पाएंगे कि सिमेट्रिक कब कहते हैं? जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स ही वापस आपको दे. एग्जाम्पल दिखाऊंगा तब ज़्यादा क्लियर होगा आपका. और स्क्यू सिमेट्रिक कब कहते हैं? जब किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव मैट्रिक्स मिलेगा ना. इन दोनों का मीनिंग के लिए आपको सबसे पहले तो कि
ट्रांसपोज क्लियर हुआ कि नहीं ये आपको देखना है। ट्रांसपोज क्लियर होने के बाद ही आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आएगा। उससे पहले मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ इसको बेहतर समझाने के लिए। आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ ताकि आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को और ज़्यादा रिलेट कर पाए। अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, अगर एक मैट्रिक्स है और इसका सामने कोई स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर यानी डायरेक्ट नंबर, आप 1 2 3 4 जो भी आप डायरेक्ट नंबर लेते हैं उसको स्केलर नंबर कहते हैं। तो कोई एक मैट्रिक्स का बाहर अगर कोई एक स्केलर नंबर है तो होता क्या है कि जो स्केलर नंबर है वो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है। आइदर वो 2 by 2 हो, 3 by 2 हो, किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो, स्केलर नंबर हमेशा मैट्रिक्स के अंदर में आने से वो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ आपको दिखेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया जिसमें 1 2 3 4, ये 2 by 2 मैट्रिक्स है। 2 by 2 मैट्रिक्स का मतलब हो गया देयर आर 4 एलिमेंट। आप क्लियरली देख पाएंगे देयर आर 4 एलिमेंट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो 5 है ये आप देख पाएंगे कि 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। इसका मतलब इसका स्केलर मल्टीप्लाई क्या बन रहा है आपकी 5 10 15 20। ना इसमें जरूरी नहीं है नंबर हो, अगर कोई अल्फाबेट भी हो, सपोज अगर मैं यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया, इन दैट केस ऑल्सो ये जो ए है ये भी क्या होगा, हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। 1a ना, 2a, 3a, 4a ना। ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे काम आएगा? इसके लिए देखिए, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, इसका ट्रांसपोज देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर बनेगा। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, सपोज 1 2 3, यहाँ पे 2 3 ना, यहाँ पे सपोज 2 4, यहाँ पे सपोज 4, यहाँ पे 5। हमने एक मैट्रिक्स लिया, ये क्या मैट्रिक्स लिया, 3 by 3 मैट्रिक्स लिया ना, 3 रो 3 कॉलम। आप क्लियरली देख पाएंगे ना। इस मैट्रिक्स का आप अगर ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज हमने क्या बताया था कि जो पहला रो है इसको आप पहले कॉलम में लिख दीजिए, क्या है 1 2 3। आप इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए 1 2 3। फिर जो ये सेकंड रो है, ये जो सेकंड रो है इसको आप सेकंड कॉलम में लिख दीजिए, क्या है 2 2 4। तो 2 2 4। ये जो आपका थर्ड रो है, इसको आप थर्ड कॉलम में बिठा दीजिए 3 4 5। तो ये बन गया आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आप अगर इस मैट्रिक्स को, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को आप अगर जो इनिशियल मैट्रिक्स था उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप एग्जैक्टली एवरी एलिमेंट आर एट देयर सेम प्लेसेस वेयर इट वाज बिफोर ना, एग्जैक्टली सेम प्लेसेस नहीं है, किसी भी एलिमेंट का प्लेस चेंज नहीं हुआ। आप क्लियरली एग्जैक्टली सेम सेम मैट्रिक्स देख पाएंगे। हमने इक्वल मैट्रिक्स बताया था ना, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जो एलिमेंट जहाँ पे है एग्जैक्टली उसी जगह में अगर होता है तो इन दैट केस हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज और जो ट्रांसपोज किया हुआ वाला मैट्रिक्स और ट्रांसपोज करने से पहले जो मैट्रिक्स है वो दोनों एग्जैक्टली सेम है। इस टाइप का जब भी कोई भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो एग्जैक्टली अगर इनिशियल मैट्रिक्स के साथ इक्वल होता है, देन दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज symmetric matrix. That kind of matrix is called as symmetric matrix. ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर है कि नहीं बताइए? क्लियर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? जी ठीक है, चलिए अब स्क्यू सिमेट्रिक को समझते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में हमने लिखा कि स्क्यू सिमेट्रिक कब बनता है, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए ना, माइनस ए कैसे बनेगा इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लेते हैं डायगोनल एलिमेंट 0 है, यहाँ पे 1 ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे हम नहीं करेंगे।
गॉट पहले ना, ये जो मैट्रिक्स है इसका आप ट्रांसपोज करके देखिए तो आपको क्या मिलता है। इस मैट्रिक्स को इसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द फर्स्ट रो, इसको आप यहाँ पे लिखिए 0 1 2, दिस इज द सेकेंड रो, इसको आप सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए -1 0 3, एंड दिस इज द थर्ड रो, दिस इज द थर्ड रो, इट इज -2 -3 0। ये बन गया ट्रांसपोज। नाउ आप अगर नोटिस करें ना एवरी एलिमेंट्स को, इफ यू नोटिस द एवरी एलिमेंट देन यू विल सी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, 0 का कोई साइन नहीं होता, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या मिला -1 मिला ना, 1 था क्या मिला -1 मिला, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या मिला -2 मिला, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 0 है, 0 का कोई साइन नहीं होता, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 मिला, यहाँ पे -2 है +2 मिला, -3 है +3 मिला, 0 है 0 है। तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स का क्या चेंज हो गया, एलिमेंट का साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया। तो साइन चेंज हो गया मतलब कि जो ट्रांसपोज बना वो साइन चेंज, मतलब आप नेगेटिव, ये जो मैट्रिक्स है उसमें हर एक एलिमेंट का साइन चेंज हो गया, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर आप यहाँ से सोचे कि हर एक का माइनस को आप बाहर निकाल के लेके आएंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स मिलेगा मतलब अगर ट्रांसपोज पे नंबर सेम है लेकिन साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस बन जाता है, देन इन दैट केस दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, दे आर नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बताइए एक बार। ठीक है, जी ठीक है, these are skew symmetric matrices। now स्केलर मल्टीपल भी आपको बताया। now इसके बाद अगर देखा जाए आप अगर किसी दिन कोई भी दो मैट्रिक्स को प्लस करें फिर ट्रांसपोज करें तो ये इंडिविजुअल मैट्रिक्स को ट्रांसपोज के बराबर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी भी दो मैट्रिक्स को आप माइनस करें फिर ट्रांसपोज करें, देन इंडिविजुअली उसको ट्रांसपोज करके फिर माइनस करें, तब भी आपको सेम आंसर ही मिलता हुआ दिखेगा। दीज आर कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नाउ मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। देखिए कोई भी दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करना है तो रो इनटू कॉलम, पहला मैट्रिक्स का कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों क्या हो, इक्वल हो, दोनों क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैं पूछूँ एक मैट्रिक्स है 2 × 3, दूसरा मैट्रिक्स है 2 × 2, क्या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज नो। आंसर नो किस लिए, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों नॉट इक्वल, नॉट इक्वल होने से कैनॉट बी मल्टीप्लाई, ये आपको ध्यान में रखना है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहला मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम क्या हो, दोनों इक्वल हो। दोनों इक्वल होने से ही आप उन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, छोटा सा मल्टीप्लाई का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स सपोज 5 6 7 8, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 2। मेन आपको क्या सेम होना चाहिए, पहला मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों अगर इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है।
ठीक है ना, मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। और मल्टीप्लाई करने के लिए जो पहला मैट्रिक्स का रो 2, इसका रो 2, this one is column, this one is column 2, this one is column, this one is column 2। होता क्या है कि मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, पहला मैट्रिक्स का रो 1 जाके सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर रो 1 कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर रो 1 कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई। जब तक कॉलम खत्म नहीं होता मल्टीप्लाई होगा पहला मैट्रिक्स का रो। फिर रो एक बार जब कॉलम खत्म हो जाए सेकेंड मैट्रिक्स का, देन सेकेंड रो आएगा, सेकेंड रो कॉलम 1, देन सेकेंड रो कॉलम 2 ना, देन सेकेंड रो कॉलम 3 ना। अगर सेकेंड रो भी खत्म हो जाए हर एक कॉलम के साथ, फिर आएगा थर्ड रो, फिर कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, थर्ड रो, फिर कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, थर्ड रो, फिर कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। ये प्रोसेस कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको, जो मैंने ऊपर एग्जांपल को लिखा इसी को मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट कॉलम कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो हमने मैट्रिक्स क्या लिया था, पहला लिया था 1 2 3 4 और सेकंड लिया था 5 6 7 8। तो हमने क्या बोला, पहला रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा। किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, देखिए इसमें पहला एलिमेंट जाके पहला एलिमेंट के साथ, आप ये नोटिस करना, ये पहला एलिमेंट जाके पहला एलिमेंट दैट इज 1 × 5 ना। हमने बोला पहला रो, हमने यहाँ पे क्या लिखा, आप एक बार ठीक से अगर देखें, मैंने यहाँ पे लिखा पहला रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा ना। सिर्फ पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा क्या, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं। तो आपको ये देखना है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे पहला रो में, फर्स्ट रो में, और जितने भी पहला कॉलम में मल्टीप्लाई नंबर्स होंगे, पहला वाला पहले के साथ मल्टीप्लाई, बीच में प्लस साइन, फिर सेकेंड एलिमेंट अगर है रो में और सेकेंड एलिमेंट अगर है कॉलम में, वो दोनों भी मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से 2 × 7, बीच में प्लस साइन। तो ये है, ये यहाँ तक जो भी बना है, यहाँ तक जो भी बना है, यहाँ तक जो भी बना है, that is first row into first column, their first row into first column, their first row into first column। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। कैसे, इसमें जो 1 है और इसमें जो 6 है, ये होगा 1 × 6, बीच में प्लस साइन। यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे जो 8 है, 2 × 8, ठीक है, 2 × 8। फिर ये जो मिला, ये क्या है आपका, रो 1 × कॉलम 2, रो 1 × कॉलम 2, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो ये हो गया सेकेंड रो, ये हो गया सेकेंड रो, ये हो गया फर्स्ट कॉलम। जब मैंने बोला था कि पहला रो के लिए आपको कॉलम खत्म हो जाए, अगर यहाँ पे और एक कॉलम होता तो यहाँ पे और वापस मल्टीप्लाई होता, कंटिन्यू चलता रहता। फिर अभी क्योंकि सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम खत्म हो गया, तो अभी सेकेंड रो को पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। उसमें ये पहला एलिमेंट क्या है, 3, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है, 5, तो 3 × 5, बीच में प्लस साइन क्योंकि एलिमेंट खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, देन 4 × 7, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इट इज 3 × 6 प्लस 4 × 8, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 5 प्लस 14, इट इज 19, 6, देन 16, 22, 15, 28, 15, 28, 38, 43, then 18, 32, 18, 32, it will be 50. This is the multiplication of 2 by 2 matrix. This is the multiplication of 2 by 2 matrix. ठीक है, this is the multiplication of 2 by 2 matrix. एक बार देख लीजिए, आज का क्लास हम लोग यही तक रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन तक है। इट विल कंटिन्यू, कल हम लोग कोशिश करेंगे दिन में ही क्लास लिया जाए, ठीक है। आप लोग दिन में क्लास कर पाएंगे कि नहीं, दिन में क्लास कर पाएंगे आप लोग? ओके सर। आज का यहाँ तक नोट्स बना लीजिए आप लोग, यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, ठीक है।
जी ठीक।